हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे कि भारत का महान्यायवादी ये जो पोस्ट है जिसे हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, कैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या शपथ होता है, कैसे होता है, इसको वेतन कितना दिया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। आइए चलते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान समय में भारत के जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, और बात करेंगे हम भारत के महान्यायवादी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। तो इसका जो जिक्र सबसे पहले मिलता है ये आर्टिकल 76 में मिलता है। किसमें? आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। इसका जो स्रोत है कि भारत का महान्यायवादी होगा या भारत का महान्यायवादी जो पोस्ट लिया गया है, इसका स्रोत ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। तो इसको भी याद रखेंगे कि इसका स्रोत जो है कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से है। कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये इसका स्रोत कहां से मिलता है? ब्रिटेन से मिलता है। ठीक। आर्टिकल 76 में कहा गया कि भारत का महान्यायवादी होगा। क्या? भारत का महान्यायवादी होगा। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक। ये पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि इसके आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 क्लास फर्स्ट, अनुच्छेद 76 क्लास फर्स्ट, अनुच्छेद फिर 76 क्लास सेकंड क्या कहता है? ठीक। अनुच्छेद 76 क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक। फिर अनुच्छेद 76 क्लास थर्ड, दोनों तीनों ये क्या कहते हैं? ठीक। इसके विषय में हम जानेंगे। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 76 क्लास फर्स्ट कहता है कि भारत का राष्ट्रपति एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक। आर्टिकल 76 में क्या? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का क्या नियुक्त करेगा? महान्यायवादी नियुक्त करेगा। आप इसमें लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी हमने देखा कि अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 क्लास फर्स्ट जो कहता है, यानी अनुच्छेद 76 का खंड 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? महान्यायवादी नियुक्त करेगा ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। ठीक। 76(2) जो कहता है कि जो भारत का महान्यायवादी है, ठीक, ये पूरे भारत जो राज्य क्षेत्र है, ठीक, वो उसके भीतर बोलने का इसको अधिकार दिया गया है। भारत जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में से लगाए किसी भी न्यायालय में वो बोल सकता है, ऐसा 76(2) कहता है। 76(3) जो है ये कहता है कि जो भारत का महान्यायवादी होगा उसको जो पारिश्रमिक रिटेनर दिया जाएगा
वो राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ये आर्टिकल उतने महत्वपूर्ण 2 नहीं 3 नहीं है। ठीक, तो इसको हम बोला, जो इसके पहले हमने बोला कि 2 में राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में इसको बोलने का अधिकार है। ठीक, वो कहीं भी जाकर के किसी भी न्यायालय में बोल सकता है। आगे की तरफ फिर 3 में हमने देखा कि इसको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वो राष्ट्रपति तय करता है। बात आती है कि भारत का जो महान्यायवादी है, इसका नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमने इसमें देख लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, उसी को प्रेसिडेंट क्या करेगा? महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इसके बाद हम देखेंगे इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ। ठीक, तो भारत के महान्यायवादी को जो शपथ दिलाएगा वो दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो महान्यायवादी को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसकी कार्य, क्या कार्य, यानी जो भारत का महान्यायवादी है इसका कार्य क्या होता है। तो भारत के महान्यायवादी का कार्य होता है, लिखेंगे स्टार बना करके इसमें, यह भारत सरकार का, यह भारत सरकार का, यह भारत सरकार का, सरकार का सरकारी वकील होता है, सरकारी वकील होता है, वकील होता है। यानी भारत सरकार के मुकदमों को कोर्ट में लड़ता है, अदालत में लड़ता है। आगे फिर स्टार बनाकर लिखेंगे भारत के महान्यायवादी के विषय में, लिखेंगे यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। फिर आगे की तरफ स्टार बना करके लिखेंगे यह राष्ट्रपति द्वारा, यह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हुए कार्य को भी संपन्न करता है, हुए कार्य को भी संपन्न करता है। अब तो समझ में आपको आ गया होगा कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, वो कार्य क्या करता है। हमने राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति देखा, फिर इसके शपथ के बारे में देखा, शपथ के साथ साथ हमने इसके कार्य को देखा। अब भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है उसकी योग्यता भी होती होगी। तो इसकी जो योग्यता होती है, योग्यता, ठीक, योग्यता यानी अर्हता। ठीक, योग्यता और अर्हताओं में अंतर होता है। अर्हताएं जो होती हैं उसमें शर्तें होती हैं, शर्त निर्धारित होती है, उस शर्त को पूरा करना होता है, और जब शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अर्हताएं पूरी नहीं होती हैं। योग्यताओं में शर्त नहीं होता है। ठीक, तो महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यता है वो लिखेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट के योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर होती है, न्यायाधीश बनने के बराबर होती है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर होती है। अब इसके वेतन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो इसका वेतन है क्या है। ठीक, राष्ट्रपति इसके वेतन को समय पर तय करता है और इसको वेतन नहीं पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक, जिसे राष्ट्रपति से रिटेनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके वेतन को क्या कहा जाता है? रिटेनर कहा जाता है। इसको पारिश्रमिक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, लिखेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन
के बराबर दिया जाता है। लगभग 2.5 लाख रुपए इस समय है वेतन, उतना दिया जाता है। ठीक, आगे इसी में लिख लेंगे, इसको रिटेनर दिया जाता है, रिटेनर दिया जाता है, इसे रिटेनर दिया जाता है, जिसे पारिश्रमिक बोलते हैं। ठीक, इसको वेतन ही पारिश्रमिक रिटेनर दिया जाता है, जो राष्ट्रपति तय करता है। कोष्टक में लिख लेंगे, जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करता है, जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करता है। ठीक, जो राष्ट्रपति क्या करता है, समय समय पर तय करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारत का महान्यायवादी है, इसका कार्यकाल क्या होता है, तो आइए चलते हैं, देखेंगे कि जो भारत का महान्यायवादी है, इसका कार्यकाल क्या है। ठीक, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल हम देखेंगे। चलिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार की अगर हमारे क्लास संबंधी दिक्कतें होती हैं, कमेंट में आप बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे तक इसको पहुंचाएं। ठीक, आगे की तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि इसके कार्यकाल यानी कार्यकाल, हमने इसके कार्य को देखा, वेतन को देखा, नियुक्ति को देखा, शपथ को देखा। अब हम बात करेंगे कि महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता। तो लिखेंगे इसका कार्यकाल के में लिखेंगे, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति जितने समय तक इसको चाहेगा अपने स्वविवेक से इसको रख सकता है, क्योंकि इसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही इसको करते हैं। तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से जब तक चाहेगा इसको रखा रहेगा, फिर अपने जब चाहेगा तो इसको हटा देगा। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? ये भारत का महान्यायवादी। आगे की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे स्टार बना करके। अब अगला आर्टिकल देखेंगे, अभी स्टार बनाकर नहीं लिखना। अगला आर्टिकल अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88। अनुच्छेद 88 में देखेंगे क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि अगर भारत का महान्यायवादी लिखेंगे, यदि महान्यायवादी चाहे तो, यदि महान्यायवादी चाहे तो वह राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा तथा किसी भी अपने देश के अंदर किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है और अपना विचार रख सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। परंतु किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 88 में कहा गया कि यदि महान्यायवादी चाहे तो वो लोकसभा में
सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से लेकर के किसी भी सदन में उसके कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और अपना विचार रख सकता है, लेकिन उसको मतदान का किसी भी बिल पर, कोई भी विधेयक सदन में चल रहा है उस पे वो वोट नहीं दे सकता, भाषण दे सकता है, सुन सकता है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक, इसका अधिकार आर्टिकल 88 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 88 में दिया गया है 88 में, क्या कि भारत का महान्यायवादी को सदन, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा तथा किसी भी भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उसको जाने का परमिशन है। ठीक, वो जा सकता है। फिर बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है तो उसके मुकदमे की जो लड़ाई होती है, उसकी जो वकालत करता है, वो भारत का महान्यायवादी भी करता है। आप लिखेंगे नोट, क्या नोट बनाकर लिखेंगे, नोट, नोट में आप लिखेंगे स्टार बना करके, नोट में, यह जब भारत के राष्ट्रपति, जब भारत के प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तब उसकी वकालत महान्यायवादी ही संपन्न करता है, महान्यायवादी ही करता है। ठीक, जब भारत के प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है अनुच्छेद 61 के अनुसार, तब इसकी वकालत प्रेसिडेंट की भारत का महान्यायवादी ही करता है। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हमने पहले इसके बताया। उसके साथ साथ ये आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, जैसे संपत्ति का अगर मामला आ जाएगा तो उसके लिए वकालत नहीं लड़ सकता। ये भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता, न उसके मुकदमे की कोर्ट में लड़ सकता है। भारत सरकार के कोई भी अगर विरुद्ध मुकदमा है तो उसके विरुद्ध कभी भी नहीं लड़ सकता। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सरकारी के रूप में भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी मुकदमे को नहीं लड़ेगा। कौन? भारत सरकार का, जो भारत का विधि अधिकारी होगा, इसे विधि अधिकारी भी बोला जाता है। ठीक, कौन? महान्यायवादी को। एक कानून के ज्ञाता होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की योग्यता के बराबर अपनी योग्यता रखते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि भारत सरकार का जो महान्यायवादी होगा, ये भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता, आपराधिक मामले को भी सुनवाई नहीं करेगा। जो संपत्ति से संबंधित मामले अगर भारत सरकार पर लगे हैं, ठीक, ऐसे आपराधिक मामले हैं, तो उसकी भी केस नहीं लड़ेगा। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस से भारत सरकार के खिलाफ जैसे मुकदमे होते हैं, उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में ये कार्य कर सकता है। ठीक, आगे की तरफ भारत के महान्यायवादी को हम लोगों ने देखा और इसका वेतन लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब होता है। ठीक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और चलेंगे महान्यायवादी के बाद, फिर पढ़ेंगे संघ की विधायिका के बारे में। किसके बारे में? संघ की विधायिका के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि संघ की जो विधायिका है, ठीक, जिसे व्यवस्थापिका भी बोला जाता है, आमतौर पे आज जो संसद है उसी के विषय में हमें बात करना है। ठीक, विधायिका का मतलब संसद। आमतौर पे विधायिका ये जो शब्द है, इसका जो रिसोर्स है, कहाँ से लिया गया है, कैसे कार्य करती है, ठीक, क्या है विधायिका, क्या है व्यवस्थापिका, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो लिखेंगे संघ की विधायिका, एक नया चैप्टर होगा, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, विधायिका। इसी को हम बोल सकते हैं व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, संघ की विधायिका, व्यवस्थापिका। ठीक,
इसका जो वर्णन मिलता है हमारे संविधान में विधायिका और व्यवस्थापिका का कहां से कहां तक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। कहां से? अनुच्छेद 79 से लेकर टू 123 तक। ठीक, अनुच्छेद 179 से 123 तक। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ रहे थे। ठीक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये किसी भी देश के तीनों महत्वपूर्ण चीज है। इसके बिना किसी भी देश की शासन व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था की कल्पना बिना देश की व्यवस्था कहीं नहीं जा सकती। अगर कोई राज्य है, कोई देश है, तो वहां पर ये तीनों चीज होना अनिवार्य है, जहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होना तय है। कार्यपालिका का कार्य है कि ये जो व्यवस्थापिका है, विधायिका, इसके द्वारा निर्मित कानून को वो लागू करवाती है। ठीक, इसके बाद अगर कहीं त्रुटिपूर्ण हो गया तो उसमें न्यायपालिका क्या करती है, उसको सही रास्ता दिखाने का काम करती है, दंडित करती है। तो विधायिका का कार्य, जो आमतौर पे हम कह सकते हैं इसे संसद, उसका कार्य होता है कि क्या, आमतौर पे इसका जो संसद का कार्य होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया। ये जो व्यवस्था ली गई है ये ब्रिटेन से इसका रिसोर्स है। कहाँ से? इसका जो स्रोत है कहाँ से है? ब्रिटेन से है। तो इसको नोट करेंगे, इसका जो रिसोर्स है कहाँ से है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इसका रिसोर्स मिलता है, किसका? व्यवस्थापिका। ब्रिटेन की जो संसद है इस संसदों की जननी कही जाती है। क्या? संसदों की जननी ब्रिटेन की संसद कही जाती है। यानी संसद व्यवस्थापिका के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के ही आधार पर हुआ है, इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। जननी का मतलब माँ होता है। ठीक, संघ की विधायिका, व्यवस्थापिका। ठीक, हमने बताया कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करती है, लागू करवाती है जनता के ऊपर। ठीक, अगर वो कहीं त्रुटिपूर्ण हुआ तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। कार्यपालिका को हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में देखा। इसके बाद हम व्यवस्थापिका को अनुच्छेद 79 से लेकर के 79 से लेकर के कहाँ तक? 123 तक देखेंगे। फिर न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है 124 से लेकर के, फिर हम बात करेंगे 151 तक के बीच में, जिसमें 148 के बीच से ही भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाएगा। ठीक, अभी हम व्यवस्थापिका के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक, विधायिका के बारे में बात कर रहे हैं। विधायिका शब्द आया होगा जिसका मतलब होता है विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कानून कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक, विधायिका क्या चीज़ है आप बताएंगे कि जो विधि का निर्माण करे वही विधायिका है, वही व्यवस्थापिका, जिसे आमतौर पे संसद कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत में क्या होगा? एक संसद होगा। क्या होगा? भारत की संसद होगा। अनुच्छेद 79 लिखेंगे, अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 क्या होगा लिखेंगे इसमें? भारत के एक संसद होगा, भारत के एक संसद होगा, भारत का एक संसद होगा, भारत की एक संसद होगा, भारत की एक संसद होगा, संसद होगी, भारत की एक संसद होगी। ठीक, संसद। भारत में व्यवस्थापिका का नाम संसद है। ठीक, संसद भवन आप नाम भी सुने होंगे। ठीक, बाद में कहा गया कि संसद के 3 अंग होंगे। क्या? संसद के 3 अंग होंगे। कौन कौन से हैं? ये संसद है और संसद के 3 अंग हैं। ठीक, इसी 3 अंगों के विषय में हम लोगों को जानकारी लेनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहते हैं। तो कौन कौन से अंग हैं संसद के? तो लोकसभा, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, इसके बाद आएगा लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को जो संसद का अंग माना जाता है,
ये अभिन्न अंग माना जाता है। कैसा माना जाता है? अभिन्न अंग। ठीक, इसके अंग में है पर अलग है। पूछा जाएगा कि हमारे देश की जो संसद है कैसी है, तो बताएंगे द्विसदनात्मक। ठीक, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, जहां पर दोहरी व्यवस्था है, एक लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, जिसके विषय में हम लोग राष्ट्रपति के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में कहा गया कि भारत की एक संसद होगी। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, अब लोकसभा को ही हम इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन बोलते हैं इसको। ठीक, इसके विषय में हमें आगे की तरफ बात करना होगा कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा का क्षेत्र कितना बड़ा है, लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीजों को निम्न सदन इसे कहा जाता है। इसे ही आम सदन भी कहा जाता है। क्या? आम सदन। ठीक, आम सदन का मतलब जनता का सदन, जनता का घर, पीपल ऑफ द हाउस। ठीक, लोगों का सदन। ठीक, आम सदन या लोगों का सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या? उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, इसको बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतम उम्र के लोग चुन करके जाते हैं, इसलिए इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या है, कितना बड़ा है, इसका कार्य क्या है, यहाँ में जो राज्यसभा में लोग चुन करके जाते हैं वो कौन कौन लोग जाते हैं। फिर ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा मिल करके कार्य कैसे करते हैं, इसकी तुलना के विषय में भी हम बात करेंगे। फिर राष्ट्रपति के विषय में तो हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा किया हुआ है, पिछली कक्षाएं पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के विषयों में अगर पढ़ लेंगे तो किसी भी स्टेट पीसीएस के स्तर तक भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही। बस आप एक बार उसको पढ़ें। तो हम आपसे फिर अगली कक्षाओं में मिलेंगे और बात करेंगे अगले अनुच्छेद 80 पर चल करके भारत के राज्यसभा के बारे में। ठीक, भारत की जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो संरचना है कैसे होती है, इसका कार्य क्या है, उसी प्रकार फिर लोकसभा में आगे चल करके 81 में हम बात करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए हमारे क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक दूसरे तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें आगे ले जा सकता है। और सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती हैं। इसलिए मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने मंजिल को पाइए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।